दोपहर का वक्त था। झोपड़ी के अंदर मालती और हरिया दोनों परेशान होकर बैठे थे। देखो जी, बहुत हो गया। हम पूरे 15 साल से रानी की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमारी किस्मत पे कोई खास चमत्कार नहीं हुआ है। अरे मेरे गुरुजी ने कहा है कि इसकी किस्मत की अच्छाई हमें मिलने वाला है। तुम थोड़ा और इंतजार करो ना, देखो जरूर हमारी किस्मत चमकेगी। नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं इस बोझ को नहीं रखना चाहती। क्या हम पूरी जिंदगी इसी का बोझ उठाते फिरेंगे? हमें इसको अपने रास्ते से हटाना होगा। तुम क्या कह रही हो? हमारे खातिर हमारी गुरु और हमारी गुरु माँ हम दोनों को बचाते बचाते मर गए, और उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमारी ऊपर दी है। अगर हम उसे घर से निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएगी? ऐसा मत करो भाग्यवान। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं इसके सिवा एक शब्द नहीं सुनने वाली हूँ। आज ही मैं इसे ले जाकर मुंडी घाटी से धक्का देने वाली हूँ। ये क्या कह रही है? मुंडी घाटी तो बहुत ही ऊंचा है, उससे गिरने पर कोई बचने वाला भी नहीं। ऐसा मत करो। इतने में ही रानी वहां आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? रानी, तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो, हमारे घर का जलावन खत्म हो गया है। हम मुंडी पहाड़ी से लकड़ी ले आते हैं घर के जलावन के लिए। हाँ माँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर रामू, मालती और रानी तीनों घर से निकल पड़ते हैं और चलते चलते मुंडी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। माँ, हम ये कहाँ आ गए? यहाँ तो कोई लकड़ी भी नहीं दिख रही है, और हम इतने ऊपर क्यों आए हैं? हमें तो लकड़ी नीचे ही मिल जाती ना। हम यहाँ लकड़ी लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें अपने रास्ते से हटाने आए हैं। तुम जैसे बोझ को मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जा, अब यहीं से तू मर जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए आप लोग मुझे मत मारो। मेरे माता पिता ने आपके भरोसे मुझे आपको सौंपा था। आपने कहा था कि आप मेरे माँ पिताजी बनकर मेरी जिम्मेदारी लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। उस वक्त मुझे तुम्हारी किस्मत में जो चमत्कार होने वाला था, उसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाया था। लेकिन अब नहीं। इतना कहते ही मालिनी सुमन को पहाड़ी से धक्का दे देती है। जैसे ही रानी गिरने वाली होती है, माँ, बाबा, मेरी रक्षा करो। अचानक सफ़ेद रोशनी फैलती है और सुमन उस रोशनी में लिपटी धीरे धीरे नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ, चलो जी, अब तो ये आफत चली गई। अब ये मुसीबत हमारे गले नहीं पड़ेगी। चलिए घर चलते हैं, अब वो मर गई होगी। अच्छा ठीक है, चलो, अब तुमने उसे मार ही दिया तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी को होश आता है। ये क्या, मैं इतनी पहाड़ी से गिरी, फिर भी मैं सही सलामत हूँ। मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? ये कैसा चमत्कार है? मैं बच कैसे गई? और वो लोग जिन्हें मैं माँ पिताजी समझती थी, आज वही मुझे मारने आए थे। अब यहाँ से जाना होगा। शाम होते ही जंगली जानवर आ जाते हैं। इतना कहकर वो उठती है, तभी उसके कपड़ों से सफ़ेद मोती की माला गिरती है। ये माला कैसी है? मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये मेरे पास कैसे आ सकती है? अचानक माला से आवाज़ आती है, तुम मुझे अपने गले में डाल लो। यही तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था 15 साल पहले। आज तुम 15 साल की हो गई हो, इसीलिए ये उपहार तुम्हें मिल रही है। कौन बोल रही है? सामने आओ, मुझे डर लग रहा है। मैं ये जादुई माला बोल रही हूँ। ये तुम्हारा हक है, तुम इसे पहन लो। तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अगर इससे मेरी मुश्किलें खत्म होगी तो मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। वो माला अपने गले में डाल लेती है। तभी शाम ढलने लगती है। अब क्या करूं? गांव जाने में समय लगेगा, और माँ पिताजी ने देख लिया तो फिर मार देंगे। यहीं पेड़ के नीचे सो जाती हूँ। सुबह देखूंगी। वो सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात में मालिनी और हरिया घर में बैठे होते हैं। रात हो गई है। अब तो वो पूरी तरह से मर गई होगी। पहाड़ी से गिरने के बाद कोई नहीं बचका। हाँ, मुंडी घाटी बहुत खतरनाक है। वो अभी तक मर गई होगी। सुबह होते ही हम चलेंगे और उसका लाश लाकर अंतिम संस्कार कर देंगे। गांव वालों को कह देंगे कि वो बीमार थी, इसलिए मर गई। ठीक है, तुम जो कहोगी वही करूंगा। सुबह होते ही दोनों निकलते हैं, तभी रोशन आ जाता है। अरे हरिया, मालिनी बहन, रानी कहाँ है? हर समय घर के दरवाजे पर बैठी रहती थी, कल शाम को दिखाई नहीं दी। कहाँ चली गई है? ऐसे तो कहीं जाती नहीं थी। अरे भाई साहब, रानी वो तालाब में पानी लेने गई है। हम भी उधर जा रहे थे। रात में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मुझे भी फिक्र हो रही है। जाके देखती हूँ उसको, कहीं कुएं पे ही न बैठी हो अब तक। अच्छा ठीक है, मैं तो बस पूछ रहा था, क्योंकि वो हर वक्त मुझे देखकर हंस दिया करती थी। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी दूसरे गांव जाना है, ज़रूरी काम है। रोशन चला जाता है। देखा, गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए उसकी लाश लाना ज़रूरी है।
नहीं तो सब हम पर उंगली उठाएंगे। हाँ, ठीक कहती हो। चलो, नहीं तो पता नहीं गांव वाले हमारे खिलाफ क्या क्या बोलेंगे। दोनों मुंडी घाटी पहुंचते हैं, जहां जानवरों की आवाजें आती हैं। अरे जी, ये जंगल कितना भयानक है, डर लग रहा है। हाँ, मुंडी घाटी ऐसे ही खतरनाक नहीं कहलाती, यहाँ बहुत जानवर हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। दोनों आगे बढ़ते हैं। ये क्या, हमने तो इसे सामने नीचे धक्का दिया था, लेकिन ये उसकी लाश दिख नहीं रही। ये कैसे हो सकता है? वो तो यहीं होनी चाहिए थी। लगता है कोई जंगली जानवर खा गया होगा। चलो अब गांव वालों से कह देंगे कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई। दोनों जाने लगते हैं। तभी पेड़ के नीचे रानी सोती हुई दिखाई देती है। ये क्या, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा कैसे है? और ये आराम से सो रही है? ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, इसका शरीर बिल्कुल ठीक है। ये कैसे हो गया? लगता है इसकी शक्तियां जाग गई हैं। अब इसे किसी तरह से घर ले चलना होगा। तभी रानी की आंख खुलती है। आप दोनों मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं दूर चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, हमसे गलती हो गई। गुस्से में तुम्हें धक्का दे दिया। हम रात भर नहीं सो पाए। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भले ही तुम्हें हमने जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने 15 साल पाल पोस कर बड़ा किया है। चलो हमारे साथ। हाँ बेटी, हम बहुत परेशान थे कि तुम किस हाल में होगी। चलो चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। नहीं, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। आप मुझे फिर मार देंगी। भगवान के लिए चल बेटी, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। चलो बेटी। ठीक है, अगर आप इतना कहते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तीनों वहां से गांव की तरफ चल पड़ते हैं और जैसे ही झोपड़ी में पहुंचते हैं, बेटी तू थक गई होगी तो थोड़ा आराम कर ले, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। तभी रानी बिना कुछ कहे बिछावन पर लेट जाती है। आखिर क्या हो गया इनको? ये लोग मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? कहीं इनको मेरे इस माला के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ये मोती की माला इन लोगों को कभी नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ, अरे भाग्यवान, तू इसकी खातिरदारी इतनी क्यों कर रही है? वो पहाड़ी से गिरने के बाद भी बच गई, उसके पास जरूर कोई जादुई शक्ति है। हमें बस किसी तरह उसे ये मालूम करना होगा कि आखिर उसके पास ऐसी क्या जादुई शक्ति है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास क्या जादुई शक्ति है? बस 2-3 दिन का वक्त दो, फिर देखो हम उसकी ये शक्ति पता करके ही रहेंगे। तभी आधी रात होती है। गोमती उठकर बैठ जाती है। ये सही मौका है, मुझे जाकर पता करना चाहिए। मैं जानती हूँ कौन बता सकता है इसकी पूरी सच्चाई। इतना कहकर गोमती उठ जाती है और घने जंगलों से होते हुए एक कुटिया में जाती है, जहाँ कुटिया में एक अघोरी बैठा था। आओ आओ मालिनी, बताओ, बहुत दिनों बाद आई हो, कैसी हो तुम? चाचा जी, आप तो जानते हैं कि मेरी शादी कितनी गरीब घर में हुई है। आपके भविष्यवाणी के मुताबिक ही मैंने अपने पति के गुरु और उसकी पत्नी दोनों को मार दिया था। जैसा कि आपने कहा था कि उसकी बेटी 15 वर्ष बाद उसकी एक अंदरूनी शक्ति जगने वाली थी, इससे मेरी पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाती। लेकिन 15 वर्ष पूरे होने पर कुछ नहीं पता चला तो मैंने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया, लेकिन वो सही सलामत बच गई, यानी उसकी शक्ति जाग गई है। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? उसके पास वो शक्ति क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम मेरे भाई की बेटी हो, लेकिन बचपन से तुम मेरे कहे अनुसार चली हो, इसीलिए मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? रुको, मैं अभी बताता हूँ कि उसकी शक्ति जगी है या नहीं। अघोरी अपनी आंखें बंद करता है और तंत्र विद्या करता है। तभी अचानक परेशान होकर आंख खोल देता है। क्या हुआ चाचा, आप इतने परेशान क्यों हो गए? बेटे, वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके अंदर एक दिव्य शक्ति है और वो अब जागृत हो गई है। मैं अपनी ये तंत्र विद्या से उसकी शक्ति नहीं पता कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो नेक शक्ति है, इसे तुम्हें खुद ही पता करना होगा। लेकिन इतना है कि वो शक्ति उसके पास है और उसे भी उसकी जानकारी हो गई है। वो जानती है, बस तुम्हें बता नहीं रही है। फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे उसकी शक्ति का पता करूं, वो शक्ति अपने हवाले करूं? एक रास्ता है, पूर्णिमा की आधी रात को उसकी शक्ति जागृत होगी। उस वक्त तुम जाकर उससे वो शक्ति छीन सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, अब मैं चलती हूँ, सुबह होने वाली है। सबके जागने से पहले मुझे घर भी पहुँचना होगा। मालिनी कपड़ा से मुंह ढककर झोपड़ी वापस लौटती है और बिछावन पर जाकर सो जाती है। तभी हरिया की नींद खुलती है। अरे भाग्यवान, तू इतनी रात को कहाँ गई थी और तुम्हारा ये कपड़ा हल्का गीला सा क्यों है? अरे कुछ नहीं,
बाहर बारिश आ रही थी, इसलिए कपड़े उतारने गई थी, और कुछ नहीं। सो जाओ, वैसे भी तुम्हें सोते वक्त भी घोड़े जैसे दिमाग ही चलाते हो। हरिया सो जाता है। बाल बाल बच गए। अगर इन्हें पता चल गया होता कि मैं उनके गुरु और गुरुमाँ दोनों को मरवाया था, तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करते। फिर सुबह होती है। रानी पानी भरने आने लगती है। अरे बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? ये रहने दे, मैं पहले ही 2 घड़े पानी ले आई हूँ। तू बस आराम कर और खाना खा ले। मैंने तुम्हारे मनपसंद खीर और कचौड़ी भी बनाए हैं। आप ये क्या कह रही हैं माँ? आप पहले कहती थी तो मैं आपकी मदद कर देती। आप इतना कुछ क्यों कर रही हैं? बेटी, मैंने जो गलती किया उसकी माफ़ी तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें दोबारा वो परेशानी ना उठानी पड़े। तुम बस आराम करो। नहीं, ज़रूर ताल में कुछ काला है। जो कभी मुझे नौकर की तरह काम करवाती थी, आज एक वक्त का खाना ठीक से नहीं देती थी, आज इतनी खातिरदारी कर रही है। यानी ज़रूर कोई मकसद है, मुझे पता करना होगा। फिर रात होते ही मालिनी और हरिया आपस में बातें कर रहे होते हैं। रानी चुपके से सुनती है। देखो जी, बहुत हो गया, हमने इतने दिनों से उसकी सेवा की है। तुम जाकर सीधा पूछो उसके पास कैसी शक्ति जगी है जिससे वो पहाड़ी से गिरकर भी बच गई। ये कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? रहने दो, जो भी शक्ति जगी होगी वो उसका खुद का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं जितना कहा अब बस उतना ही करिए। जाकर उससे पूछिए, वरना मैं खुद पूछ लूंगी। अच्छा ठीक है, अब रात हो गई है, सुबह जाकर बात करेंगे। रानी ये सब सुन लेती है। अच्छा, तो इन्हें पता चल गया कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति है। मेरे पास तो बस ये माला है, मैं इसका सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाई हूँ। ये लोग तो माला छीन लेंगे, पर मैं किसी भी कीमत पर ये माला नहीं दूंगी। हरिया माला को पकड़ लेती है और अचानक उसके पेट में दर्द होता है। लगता है मैंने शाम को खाना नहीं खाया था, इसी से दर्द हो रहा है। अब क्या करूं? इतनी रात को खाना कहाँ से लाऊं? अचानक तेज रोशनी होती है और खाना सामने प्रकट होता है। ये क्या? मैंने तो बस खाना का नाम लिया और ये थाली खुद आ गई। यानी ये जादुई माला की वजह से हुआ। मतलब मैं जो कहूंगी वो पूरा होगा। वे खाना खा लेती है। तभी मालिनी कमरे में आती है और कई तरह के व्यंजन देखकर चौंक जाती है। अरे, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं था, फिर ये भगवान कहाँ से आ गए? तभी सुमन माला से कहती है, हे जादुई माला, तुमने मुझे बहुत खाना दिया, धन्यवाद। अब मुझे एक अच्छा कपड़ा दे दो, मेरा कपड़ा फटा है, लोग मजाक उड़ाते हैं। तेज रोशनी होती है, सुंदर कपड़ा आ जाता है। वाओ, ये तो बहुत सुंदर कपड़ा है, धन्यवाद जादुई माला। मालिनी सब देख लेती है। अच्छा, तो उसके पास यही जादुई माला है और इसी से वो बची थी, और खाना कपड़े भी मिल रहे हैं, और मुझे किसी भी तरह ये माला चाहिए। मालिनी हरिया के पास जाती है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, उसके पास कोई जादुई माला है, उससे वो बची थी, और अभी देखो महारानी की तरह खाना और कपड़े मांग रही है। अरे भाग्यवान, रहने दो ना, वो उसकी अमानत है। हमारे गुरुदेव ने बहुत ही मेहनत से वो माला अर्जित किया है। कुछ भी हो जाए, मुझे वो माला चाहिए, नहीं तो मैं आपका ये घर और आपके बच्चे को छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम भी ना, चलो अभी हम उससे वो माला ले लेते हैं। इतना कहकर दोनों रानी के कमरे में जाते हैं। ये माला मुझे दे दे। नहीं, मैं ये माला नहीं दूंगी, ये मेरी है। तुम इतनी आसानी से नहीं देने वाली हो, अभी दिखाती हूँ। मालिनी उसे पकड़कर खींचती है। इसे पकड़ो, मैं इसे सबक सिखाती हूँ, ये माला कैसे नहीं देगी। गोमती चूल्हे में आग जलाकर सुमन के पास आती है। तुम मुझे ये माला नहीं देगी ना? अब देखिए, ये माला भी मेरी, और तू हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगी। गोमती माला उसके गले से उतार लेती है। नहीं, ऐसा मत करो माँ, ये माला मुझे दे दो, ये मेरी है, मुझे बचाएगी, ऐसा मत करो। अब ये मेरा है, तुम्हारा नहीं। मालिनी हरिया रानी को आग में धक्का दे देती है, लेकिन तेज रोशनी होती है और माला फिर से उसके गले में आ जाती है और वो बच जाती है। ये कैसा चमत्कार था? ये माला वापस कैसे आ गई? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। ये कैसे हुआ? मुझे जाना होगा, मैं मर जाऊंगी पर आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगी। सुमन आधी रात को ही जंगल में भाग जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रात बीत जाती है और सुबह होती है। तभी सुमन जैसे ही पेड़ के नीचे बैठी रहती है कि तभी अचानक सामने से एक भालू आने लगता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो एक भालू है और मेरी ही तरफ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे मार कर खा जाएगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। भालू उसके पास आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी पीड़ा देख सकता हूँ। तुम तो तुम भालू होकर बात कर रहे हो और मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है?
तुम तो इंसान को खा जाते हो ना? देखो, हम जानवर हैं, बस पेट भरने के लिए किसी को खाते हैं, लेकिन किसी को फायदे के लिए नहीं मारते। तुम्हारे गोद लिए माता ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। इसलिए तुम इंसानों पर भरोसा मत करो। हम जानवर धोखा नहीं देते। जिससे दोस्ती करते हैं दिल से निभाते हैं। तुम सच में बहुत अच्छे हो और इतनी अच्छी तरह बात भी करते हो। सच में तुम कोई साधारण भालू नहीं लगते हो। नहीं, मैं तो भालू ही हूँ, लेकिन इंसानों की भाषा अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम्हारे पास ये जो माला है, यह किसी मकसद से आई है। तुम्हें वो मकसद पूरा करना होगा। मुझे तो पता नहीं था ये माला मेरे पास क्यों है। तुम्हें इस माला की मदद से थोड़े ही दूर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक काला महल मिलेगा। उस महल में एक बुढ़िया कैद है। तुम्हें उस बुढ़िया को आजाद करना होगा इस माला की मदद से। ठीक है, अगर मेरी वजह से किसी की मुक्ति हो सकती है तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। काला महल तक पहुंचने में तुम्हें कई रुकावटें आएंगी। उन्हें पार करना होगा। ठीक है, मैं सब करने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और ये वरदान मुझे मिला है तो मैं उस बूढ़ी औरत को जरूर आजाद करूंगी। इतना कहकर सुमन वहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर जाती है कि सामने एक राक्षस आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकते हो। मुझे आगे जाना है। मुझे उस काले महल में पहुंचना है और मैं वहां जाकर ही रहूंगी। अगर तुम काला महल में जाना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक हिरन का मांस लाना होगा। पहले मेरा पेट भरेगा, तभी तुम आगे जा पाओगी। नहीं, मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए किसी जानवर की हत्या नहीं कर सकती। बताओ, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? मैं वो देने को तैयार हूँ। अगर तुम हिरन का मांस नहीं देना चाहती तो ठीक है। मैं कई वर्षों से सोया नहीं हूँ, मुझे सुला दो, फिर मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। मैं इंसान होकर किसी राक्षस को कैसे सुला सकती हूँ? ये मेरे बस में नहीं है। अगर तुमने मुझे नहीं सुलाया तो तुम्हें आगे कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सुला दूंगी। तुम अपनी आंखें बंद करो। राक्षस आंखें बंद करता है। उतने में ही सुमन अपने मोतियों की माला पर हाथ रखती है। हे जामला, मुझे इस राक्षस से बचाओ और मुझे यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता दो। अचानक तेज रोशनी फैलती है और सुमन वहां से गायब हो जाता है। तभी राक्षस आंख खोलता है। ये लड़की कहाँ चली गई? इसने मुझे धोखा दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुमन की आंख खुलती है तो वो काला महल के दरवाजे पर खड़ी होती है। बाल बाल बच गए। जादुई माला ने मुझे बचा लिया, वरना वो तो आज मुझे खा ही जाता। सुमन जैसे ही काले महल में घुसने लगती है, अचानक एक रहस्यमयी आवाज आती है। रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकती हो। ये काला महल जादू से बांधा गया है। तुम्हें इस जादू को तोड़ना होगा, तभी तुम अंदर जा पाओगी। नहीं, मुझे अंदर जाना ही है। तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हें काला फूल का बीज लाना होगा। उस बीज को महल के द्वार पर रखते ही द्वार खुल जाएगा। पर वो बीज मिलेगा कहाँ? तुम्हारे ही पैरों के नीचे वो बीज उगेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी खून की 2 बूंदें धरती पर गिरानी होगी। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं यही करूंगी। सुमन एक पत्थर से अपनी हथेली काटती है और 2 बूंद खून जमीन पर गिरती है। तभी अचानक तेज रोशनी होती है और एक काला गुलाब खिल जाता है। सुमन जैसे ही काला गुलाब तोड़ने लगती है, वो अचानक गायब हो जाती है। ये क्या? काला गुलाब गायब कैसे हो गया? तभी काले गुलाब की आवाज आती है। अगर तुम मुझे तोड़ना चाहती हो तो पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। सही जवाब दोगी तभी मैं तुम्हें खुद को छूने दूंगा। ठीक है, पूछो क्या पूछते हो। एक ऐसा चीज जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक वो हर समय अमर रहती है। बताओ वो क्या है? इसका उत्तर है परछाई, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। धरती से लेकर स्वर्ग तक वो हमेशा रहती है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब तुम मेरा ये फूल तोड़ सकती हो। रोशनी फैलती है और वो एक बीज में बदल जाती है। अब ये जल्दी से मुझे इस काले महल के गेट पर रखना होगा, तभी ये यंत्र विद्या टूटेगी।
सुमन उस बीज को दरवाजे पर रख देती है। तेज रोशनी फैलती है और सुमन महल के अंदर चली जाती है। ये क्या, ये महल तो इतना खंडहर सा लग रहा है और कहीं भी वो बुढ़िया दिखाई नहीं दे रही है। मैं कैसे ढूंढूं? लेकिन मुझे तो उसे ढूंढना ही होगा। सुमन महल के अंदर खोजती है पर उसे कहीं कोई बुढ़िया नहीं मिलती। लगता है भालू ने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी अचानक सुमन की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो बर्फ की तरह जमी हुई खड़ी रहती है। ये कैसी बूढ़ी औरत है? ये तो बिल्कुल बर्फ जैसी जमी हुई है, जैसे किसी ने इसे पानी की तरह जमा दिया हो। पर ये कैसे हो सकता है? उतने में भालू वहाँ आ जाता है। यही वो बुढ़िया औरत है जिसे मैंने तुम्हें आजाद करने को कहा था। तुम क्या कह रहे हो? ये तो एक जमी हुई मूर्ति जैसी है, ये जिंदा कैसे हो सकती है? तुम्हारे गले में जो माला है, वो माला तुम इसके गले में डाल दो, फिर यह जीवित हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ये जरूर करूंगी। सुमन माला निकालकर बूढ़ी औरत के गले में डाल देती है। तभी अचानक काला महल एक सुनहरे महल में बदल जाता है। भालू एक राजकुमार में बदल जाता है और बूढ़ी औरत एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ये महल तो काला था, अब इतना सुंदर कैसे हो गया? आप तो एक बूढ़ी औरत थी, आप इतनी जवान कैसे हो गई? और तुम तो भालू थे, अब राजकुमार। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ पूरे 200 वर्षों से कैद थी और ये भालू कोई और नहीं, मेरा बेटा है। एक राक्षस ने हमें अपने जादू में बांध दिया था और मेरे बेटे को भालू के रूप में कैद कर दिया था। पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था और मेरे राज्य पर कब्जा करना चाहता था। मेरे महाराज इस दुनिया में नहीं थे, वो इसका फायदा उठाना चाहता था और जब मैंने मना किया तो उसने पूरे राज्य को काला महल बना दिया। हाँ, और मैं अपनी माँ को किसी भी कीमत पर आजाद करना चाहता था। मैं एक साधु महाराज के पास भी गया था, उन्होंने ये तुम्हारा नाम बताया था। मैं कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारी वजह से मैं और मेरी माँ दोनों मुक्त हुए। तभी राक्षस वहां आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे धोखा देकर इन दोनों को आजाद कर दिया। यह श्राप मैंने दिया था, अब तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। राक्षस सुमन पर हमला करने ही वाला था कि सुमन वहां से भाग जाती है और राजकुमार तलवार उठाकर राक्षस पर वार करता है। मुझे कोई नहीं मार सकता। राक्षस राजकुमार को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है। मुझे पता है मेरा बेटा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरे गले में जो ये मोती का माला है ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रानी वो मोती की माला राक्षस पर फेंक देती है, जिससे राक्षस के शरीर में जलन होती है और आग लग जाती है। ये कैसे हो सकता है? मैं मर नहीं सकता हूँ। तभी तेज रोशनी फैलती है और राक्षस वही जलकर भस्म हो जाता है। राक्षस मर गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बेटी, आज तुम्हारी वजह से हम इतने वर्षों के श्राप से मुक्त हुए। मेरा बेटा भी ठीक हो गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए महारानी। मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़ गए और जिन्होंने पाला वो सिर्फ इस माला के लालच में थे। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ सुमन। तुम्हारे माता पिता की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि एक अघोरी की मदद से तुम्हारे माता पिता को मारा गया था। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? भला मेरे माता पिता एक साधु और साध्वी थे, भला उनकी क्या दुश्मनी किसी से हो सकती है? उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि जिन्होंने तुम्हें गोद लिया था, गोमती और विष्णु, उसी ने मारा है। विष्णु को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और गोमती ने अपने चाचा अघोरी से मिलकर तुम्हारे माता पिता को मारा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मेरे माता पिता को कैसे मार सकते हैं? तुम्हारी इस मोती की माला की भविष्यवाणी तुम्हारे पिताजी को उनके गुरुदेव ने बताई थी। क्योंकि मुझे अपनी माँ को आजाद करना था, इसलिए मैं जन्म से ही तुम्हारे आगे